आज का हमारा नया लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया का हम परिभाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कोई दो पदार्थ मिलकर कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कोई दो पदार्थ है, दो या दो से अधिक कोई पदार्थ मिलकर आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए, एक इसमें पॉइंट है नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ यानी कि नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या कहते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों जब इन दोनों के बीच में आपस में अभिक्रिया होती है तब एक तीसरा बनता है पदार्थ, नया पदार्थ बनता है जल। अब इसमें देखो कि कोई दो पदार्थ है, कोई दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। एक तीसरा जो पदार्थ बना है वो जल बना है, नया पदार्थ बना है। अब हाइड्रोजन ये भी कैसे है? हाइड्रोजन है गैस। ऑक्सीजन ये भी क्या है? गैस। लेकिन एक नए गुणधर्म वाला जो जल है वो जल कैसा है? लिक्विड यानी कि द्रव होती है। तो इन दोनों के फलस्वरूप ये दोनों कैसे थे? गैसीय अवस्था में, और ये कैसे हैं? द्रव अवस्था में। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा रिवर्स यानी कि उलट नहीं किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है। जैसे अब ये भौतिक विधियां कौन कौन सी है? भौतिक विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पे है ऊर्ध्वपातन। दूसरी है आसवन। तीसरी है अपकेंद्रीकरण। पहली है ऊर्ध्वपातन, दूसरी है आसवन, अपकेंद्रीकरण। अब चौथे नंबर पे है वाष्पीकरण। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गई, अब उसको वापस है जो पदार्थ बना है, जैसे कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जल बना है, जल को वापस इन भौतिक विधियों द्वारा वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं जोड़ सकते हैं। भौतिक विधियां कौन कौन सी हैं? ऊर्ध्वपातन, दूसरी है आसवन, तीसरी है अपकेंद्रीकरण और चौथी है वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत क्या होता है? इसमें कोई भी पदार्थ, कोई जो पदार्थ है उसको गर्म किया जाता है
और गर्म कर जब किया जाता है, इनको गर्म करते हैं, तब वो है जो सीधे गैस किस अवस्था में बदलता है, ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है, गैसीय अवस्था में। आसवन विधि के अंतर्गत इसमें आसवन या निखारना विधि, आसवन या निखारना विधि। अब केंद्रीकरण, ये जो अपन चार्ज करते हैं, खिलौना वाला होता है ना, चार्ज करने वाला, चार्ज या जो खिलौना आप केंद्र वाला, खिलौना वाला, और वाष्पीकरण यानी कि किसी द्रव को, द्रव पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदलना, गैस में बदलना। तो इन विधियों की सहायता से वापस है जो इस भौतिक विधियों की सहायता से इनको वापस है जो अभिकारकों में नहीं बदला जा सकता है। इन रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अब क्या क्या परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होता है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिक्रिया में परिवर्तन क्या क्या होता है, तो पहला है इसके अंतर्गत अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन। और तीसरे नंबर पे है तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। और चौथा है गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। अब जैसे कि अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये है कि देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अवस्था में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसीय अवस्था में है, जबकि जो जल बना है वो कैसे हो गया, द्रव में। तो ये दोनों गैस थी, ये दोनों गैस थी, अभी गैस अवस्था से किसमें बदला, ये है जो कैसे हो गया लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में। रंग में परिवर्तन, रासायनिक विक्रिया के अंदर इनके कलर में, रंग में भी परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान होता है उसके जो उसमें होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। चौथे नंबर पे है वो उसमें गैस का उत्सर्जन होता है, गैस से जो उसमें से निकल रही है उत्सर्जन होता है। अब हमारे दैनिक जीवन में और कौन कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो होती हैं। तो दैनिक जीवन में, हमारे जो दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, तो पहले नंबर पे अपन लेते हैं भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। हमारे शरीर के अंदर के जो भोजन का जो पाचन होता है वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरे नंबर पे है श्वसन, श्वसन है जो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि उसमें भी जो अपन O2 लेते हैं और वापस O2 हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर हमारे शरीर में HbO2 के साथ में के रूप में शरीर में पहुंचती हैं और वापस CO2 के रूप में यानी कि HbCO2 के रूप में वापस अपने शरीर से अपन फेफड़ों तक आती है और वहां से CO2 के रूप में वहाँ हीमोग्लोबिन वहीं रह जाता है और CO2 बाहर निष्कासित कर दी जाती है। अगला है लोहे पे, इसी नंबर पे है लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर है जो लोहे की कोई भी वस्तु है वो पानी की या जो जल वाष्प होती है उसके संपर्क में आने पर उसके ऊपर है वो जंग लगने लगता है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा है दही का जमना या दही का बनना,
दही का बनना। इसमें भी है जो दूध है वो किसमें, दही में बदलता है। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसमें दो प्रकार के जो अपन शब्द उपयोग किए गए हैं। पहला है अभिकारक। अभिकारक, अब अभिकारक क्या है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, वो क्या कहते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा है उत्पाद। वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी कि उत्पाद वे पदार्थ हैं जो वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी जब अभिक्रिया होती है तो जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो कह रहेंगे अभिकारक, और जो जल है वो क्या रहेगा, उत्पाद, और वो जो जल है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई। अब है समीकरण। अब जो अगला पॉइंट है समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अर्थात किसी भी कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पाद के पदार्थ के प्रतीकों, प्रतीक का मतलब चिन्ह या जो सूत्र होते हैं, प्रतीकों या सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो रासायनिक समीकरण है तो जब उसको लिखते हैं तो उसमें जो अभिकारक हैं, अभिकारकों में जो उत्पाद है, उनमें जो जो पदार्थ सम्मिलित होते हैं उनको, उन पदार्थों को नाम नहीं लिख के उनकी क्या लिखते हैं, प्रतीक लिखते हैं। उन प्रतीक दर्शाए जाते हैं या सूत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
तथा उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, तथा उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, और उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब भौतिक अवस्था है कि जैसे कि भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि ठोस है, द्रव है। अब भौतिक अवस्था कौन कौन सी है, तो जैसे कि भौतिक अवस्था है, पहले है ठोस, ठोस सॉलिड, सॉलिड। दूसरी है द्रव, लिक्विड। तीसरी है वो द्रव, गैस, गैस। और चौथे नंबर पे है एक्वाटिक, इनसे जलीय विलयन कहते हैं, जलीय विलयन, जिसे एक्वाटिक से दर्शाया जाता है। सॉलिड के लिए अपन एस का प्रयोग करते हैं, द्रव के लिए अपन एल का प्रयोग करते हैं, और गैस के लिए अपन क्या करते हैं, डी का प्रयोग करते हैं, और एफएन के लिए अपन एक्वाटिक का ही प्रयोग करते हैं, एक क्यू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि मैग्नीशियम जो रिबन है, रिबन को वायु के साथ, यानी कि वायु में, यानी कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ वायु में जलाने पर, या वायु में दहन करने पर, दहन यानी कि जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसके अंतर्गत मैग्नीशियम और ये जो ऑक्सीजन है, ये तो कहलाएंगे अभिकारक, ये कहलाएंगे अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो निर्माण हुआ है, वो कहलाएगा उत्पाद, वो कहलाएगा उत्पाद कहलाएगा। तो जैसे कि इसको अपन रासायनिक, ये जो इस भाषा है, इस पूरी लैंग्वेज को अपन रासायनिक समीकरण के रूप में अगर लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को Mg मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम की रिबन है, ये जो मैग्नीशियम है प्लस इसकी ऑक्सीजन के साथ में अपन अभिक्रिया कराते हैं, MgO, तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बनेगा MgO। अब ये दोनों का कहलाएंगे अभिकारक, और ये कहलाएगा उत्पाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कहलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उत्पाद है। अब इनके जो लिखने का, अब इनके साथ में लिखने का जो तरीका है, इसमें हमेशा है जो अभिकारक है वो बाईं तरफ लिखे जाएंगे, और उत्पाद है वो दाईं तरफ लिखे जाएंगे। ये जो अभिकारक है वो हमेशा बाईं तरफ लिखे जाएंगे, बाईं ओर, और ये दाईं ओर लिखे जाएंगे। और इनके बीच में किसका निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाया जाता है। अगर एक ही यहाँ पे अभिकारक है तो प्लस चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर एक से अधिक जो है अभिकारक है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। और उत्पाद का भी ऐसा कि ऐसा ही है कि उत्पाद के बीच में अगर एक ही उत्पाद बन रहा है तब तो कोई बात नहीं, और एक से अगर अधिक उत्पाद बन रहे हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। अब इनके साथ में मैंने कहा था कि इनकी भौतिक अवस्था को भी क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो भौतिक अवस्था देखो, जैसे कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कैसा है, सॉलिड है, ठोस अवस्था में,
तो इसको एस से दर्शाते हैं। अब इसको यहाँ पे लिखा जाएगा एस। अब O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसको अपन यहाँ से G से प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना, ये कैसे बना है, ये कैसा है, ठोस रूप में अपन को प्राप्त होता है, तो इसको अपन किससे दर्शाएंगे, एस से दर्शाएंगे। अब इस प्रकार के जो समीकरण बना है, इस समीकरण को ये पूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये O2 यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन की, और यहाँ पे क्या है, एक ही है। तो इस प्रकार के यानी समीकरण संतुलित नहीं है और असंतुलित है। इस असंतुलित समीकरण को अपन क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहलाता है, क्योंकि ये संतुलित अवस्था में नहीं है। अब जो समीकरण असंतुलित था उसको संतुलित कैसे करते हैं, तो अपन कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना। उदाहरण के रूप में फेरस बस उसकी अभिक्रिया करवाएंगे जल के साथ में H2O के रूप में, तो अपन को क्या जो पदार्थ प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, वो Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, इसका नाम है फेरस या फेरम भी कहते हैं। ये H2O जल है और इसके जो है फेरिक ऑक्साइड होता है, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब जो ये दिया हुआ है समीकरण, ये समीकरण है, तो समीकरण तो अपने जो भाषा थी वो तो लिख ली, लेकिन अभी क्या है, इसमें देखो ये एफ इसमें है, जो क्या है, इसमें एफ की संख्या कितनी है, ये इसमें कितने हैं, 3, इसमें O कितने हैं, O कितने, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और इसमें कितनी है, 1, इसमें हाइड्रोजन की संख्या तो बिल्कुल संतुलित है। लेकिन आप इसकी तरह भौतिक अवस्था देख लेते हैं, तो एफ कैसा है यहाँ पे, एस, इसको एस से दर्शाएंगे। जो ये H2O जल है, लिक्विड है, इसको अपन यहाँ से दर्शाएंगे। अब ये जो सॉलिड के रूप में S और हाइड्रोजन किस रूप में प्राप्त होगा, गैस के रूप में प्राप्त होगा। अब इसको अपन संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, अब एक यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे तत्व का नाम हो जाएगा तत्व। अब उसमें से जो अभिकारक और इधर हो जाएंगे उत्पाद। अब इसको बना देते हैं, पानी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब तत्व कौन कौन से हैं, तो अपन कौन कौन से हैं, फेरिक या फेरस। दूसरा है H2, यहाँ पे कौन सा है, हाइड्रोजन H, और यहाँ पे और क्या है, ऑक्सीजन O। अब यहाँ पे फेरस के अभिकारक के अंदर फेरस की संख्या कितनी है, ये, और इधर कितनी है, 3। हाइड्रोजन की संख्या इस अभिकारक के में, यहाँ पे इस अभिकारक में कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी, सॉरी 2, और इधर कितनी है, इधर भी कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे इधर कितनी है, 1, और इधर कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 4। तो अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपन इस फेरस जो फेरम है इसको अपन क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे कोई प्लस रस का सीधा सा है जो इसमें गुणा किया जाता है। अब गुणा कैसे करेंगे कि जैसे कि ये है और इधर कितने हैं, 3 है, तो इधर यहाँ पे भी 3 बनाने के लिए यहाँ से इसको क्या किया जाता है, इनटू क्या कर देते हैं, 3, तो क्या हो गया, यहाँ पे भी कितने हो गए, 3, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 3 हो गए। और जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और इधर भी कितने हैं, 2 है। अब
और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, इधर की दो संतुलित है, कोई लेना देना, चलो संतुलित है, छोड़ दे इसको, क्या फालतू। अब इसके ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन इधर अभिकारक में एक है और इधर कितने हैं, 4 है। तो अब इधर इधर भी क्या करना पड़ेगा, इधर 4 है तो इधर भी क्या करना पड़ेंगे अपन को, 4 करना पड़ेंगे। अब इसको 4 करने के लिए अब इसको सर्वप्रथम अपन क्या है, इसको कोष्टक में लिख देते हैं, बंद कर देते हैं ताकि अपन को सुविधा रहे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या अपन को कितनी करनी है, 4 करनी है, एटम की संख्या, तो यानी परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी करनी है, 4 करनी है। तो यहाँ पे 4 करने के लिए अब यहाँ पे तो अपन लगा नहीं सकते, नीचे यहाँ पे तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे तो अपन नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी अपन नहीं लिख सकते, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, कितने लगाने हैं, 4। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, बिंदु क्या करते हैं यहाँ पे 4, तो ये कितने हो गए, 4। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या और वापस ऑक्सीजन की तो संतुलित हो गई, लेकिन क्या हो गया, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी हो गई, वो अब यहाँ पे कितनी हो रही है, 8 हो रही है। यहाँ पे अब इसके साथ में भी 4 का गुणा हो गया, तो कितनी हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 हो रही है, और यहाँ पे यहाँ जो है कितनी है, 2 ही है। तो अपन यहाँ पे इसको जो यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, इंटू क्या करेंगे 2 बराबर कितने हो गए, 8 हो गए। और यहाँ पे भी अपन ने 3 लगा दिए थे, यहाँ पे भी अपन क्या लिख लेते हैं, 3 ले, तो 3Fe4H2O, और तो यहाँ पे 3O4 प्लस 4H2, यहाँ पे 2 बन गए। अब पूरे पूरे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 4 है। और एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, जैसे कि मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम की जो रिबन है, और अभी अपने के साथ ऑक्सीजन के साथ में इसकी अभिक्रिया करते हैं, तब क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 1, तो यहाँ पे जो Mg की संख्या कितनी होगी, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2, इधर देखो यहाँ पे Mg की संख्या कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। अब यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 करनी पड़ेगी, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लगा, 2 करने के लिए यहाँ पे नीचे तो लगा नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब Mg की यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, अब इंटू क्या करते हैं अपन ने, 2 से गुना करते क्या हो गई, 2 हो गई। और मैग्नीशियम की इंटू क्या करते 2 गया, तो अब मैग्नीशियम की क्या हो गई, 2। तो यहाँ पे तो ये जो रेशियो प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और 2 ही है, तो इसके लिए यहाँ पे भी अपन को क्या करना पड़ेगा, Mg के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, M2, 2 हो गई, और इधर भी है जो क्या हो गई, 2। तो दोनों तरफ है वो क्या है, संतुलित है, यानी कि समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब अपने जो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया, तो अब ये करना आवश्यक क्यों है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, तो इसका उत्तर है, आंसर के रूप में अपन को प्राप्त होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है, ये क्या है, तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का दोनों का, अभिकारक और उत्पाद दोनों के लिए द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है, ना ही विनाश होता है, विनाश होता है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के लिए
कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें जितने अभिकारक की मात्रा होगी, द्रव्यमान अभिकारकों की जितना द्रव्यमान होगा उतना का उतना उत्पादों का भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा। जैसे बताएं अब जो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का मतलब है किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम से एक निष्कर्ष निकलता है। अब वो निष्कर्ष क्या है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक या अभिकारक पहले एवं बाद, अब बाद में रासायनिक अभिक्रिया बाद वस्तु क्या निर्माण होते हैं, उत्पाद यानी कि उत्पाद हो गए के बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का ना तो नया द्रव्यमान बनेगा, यानी और ना ही है जो उनका क्या होता है, विनाश होता है। यानी कि जितने अभिकारक थे उतने अभिकारकों की जितना द्रव्यमान होगा उतना का उतना ही उत्पादों का भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब द्रव्यमान